मेरी चाची किसी गैर मर्द के साथ मौका पर पकड़ी गई। फिर मैं चाची को ब्लैकमेल करता। जब मैंने चाची को रंगे हाथों पकड़ा तो चाची मेरे पैरों में गिर गई। फिर मुझे कहने लगी, ये बात कभी अपने चाचू को मत बताना, तुम जो कहोगे वो सब करने को तैयार हूँ। फिर मेरी चाची की उम्र 35 साल के लगभग थी, लेकिन लगती वो ऐसी थी जैसे कोई 21 साल की कंवारी लड़की हो। चाची की मॉडर्न ड्रेसिंग देखकर मैं अक्सर दंग रह जाया करता था। एक रोज़ जब आधी रात को मेरी आँख खुली तो चाची के कमरे में सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। मैं घबराकर कमरे की जानब दौड़ा। जब दरवाजे के सुराग से अंदर झांका तो मेरे औसान ही ख़ता हो गए। चची गैर मर्द के साथ वो सब करने में मसरूफ़ थी जो इसे नहीं करना चाहिए था। चची ने मुझे देखा तो शर्मिंदा हो गई और हाथ जोड़ने लगी, किसी को कुछ मत बताना। लेकिन इनकी हालत और हुस्न देखकर मैं भी खुद पर कंट्रोल ना कर सका और मैंने भी मौके का फ़ायदा उठा के अपने भड़कते हुए जज्बात में ठंडा डालने का फ़ैसला कर लिया। पहले मैंने इस आदमी को घर से निकाला और फिर सारी रात जी भर के चची के साथ बड़े जोश से मैं अक्सर चची की ज़रूरियात का सामान इनके घर पहुंचाने जाता था। चचा पहल तो हफ्ता डेढ़ के लिए ही काम के सिलसिले में बाहर जाते थे, लेकिन इस बार चचा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा मैं 3 महीने के लिए दुबई जा रहा हूँ। हमारी कंपनी का एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस सिलसिले में मुझे वहाँ पर जाना है, लेकिन मैं इतने दिनों के लिए अपनी जवान बेटी और बीवी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम वैसे भी मेरी बेटी के मंगेतर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। मेरी बीवी और बेटी का ख्याल रखो और इनकी हिफाजत करो ताकि मुझे पीछे से किसी चीज़ की फ़िक्र ना हो। मेरी बेटी तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है, शाम को ही वापस आती है। ऐसे में घर तुम्हारी चच्ची को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बेचारी क्या करेगी। पहले तो मैं कुछ दिनों के लिए ही जाता था तो मुझे पीछे से इतनी फ़िक्र नहीं होती थी और तुम पीछे से सब कुछ संभाल लेते थे, लेकिन इस बार 3 महीने के लिए जा रहा हूँ। 3 महीने का एक अरसा बहुत लंबा होता है। इतने अरसे के लिए जवान बीवी और बेटी को घर पर अकेले छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चचा काफ़ी परेशान लग रहे थे। मैंने चचा की परेशानी देखी तो मैंने कहा, चचा बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आपकी इज़्ज़त मेरी भी इज़्ज़त है। मैंने दिल से ये बात कही थी कि चचा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वालिदैन के इंतकाल के बाद मेरे लिए सब कुछ वही थे, लेकिन मैं नहीं जानता था चचा के घर 4 रातें गुजारने के बाद इनके एहसानों को अपने पैरों तले रोन दूंगा और इनकी इज़्ज़त के साथ ही खेलने लगूंगा। चचा की मौजूदगी में ही मैं अपना सामान इनके घर शिफ्ट किया, जबकि चची ने कहा भी था कि वो अकेले गुजारा कर सकती हैं, लेकिन चचा नहीं माने और फिर मुझे अपने घर पर छोड़कर वो 3 महीने के लिए चले गए। इनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा मैं अपनी मंगेतर को वक्त दूंगा, इससे ढेर सारी बातें करूंगा जिससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और मैं अपनी हालात से मुतल्लक आगाह करूंगा। क्योंकि मैंने देखा तो वो अपनी पढ़ाई में बहुत मसरूफ़ रहती थी, इसलिए मुझे ज़रा सी भी अहमियत नहीं देती थी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं खामोशी से सारे घर का चक्कर लगाने लगा। चचा का घर बहुत बड़ा था, इसमें 2 पोर्शन थे। यूं ही घूमते घूमते ऊपर वाले पोर्शन पर पहुंच गया, जो अक्सर बंद रहता था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया कि ऊपर वाले पोर्शन के एक कमरे में लाइट जल रही थी और जैसे मैं इस कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजे के करीब से मुझे अंदर का मंजर दिखाई देने लगा। मेरी चची ने ब्लैक नाइटी पहनी हुई थी और वो पूरी तरह तैयार हो रही थी। वो हुस्न की मलका से कम नहीं लग रही थी। पहली बार मैंने चची को इस हालत में देखा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी चची एक जवान औरत है तो वो अपनी बेटी से भी ज़्यादा जवान और खूब हसीन लगती है। मैंने सर से पाँव तक चची को देखा तो मेरा दिल हिचकिलाने लगा, लेकिन फिर अगले ही मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि चची किसी और के साथ थी और वो किसी और के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और इस शख्स ने चची को बिस्तर पर बिठा दिया। इस मंजर ने तो मेरे जैसे कदमों तले से ज़मीन ही निकाल दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि चचा के पीछे मेरी चची किसी और मर्द के साथ यूं होगी। मैंने खामोशी से इस सारे दिल फरेब मंजर को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया और फिर जब सुबह के वक्त चची इस कमरे से बाहर निकली तो मैंने मुस्कुराकर इन्हें देखा। मुझे देखते ही इनके होश उड़ गए और वो झिझकते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर रिकॉर्ड शुदा मनाज़र इनके सामने किए तो चची के पसीने छूट पड़े। चची बहुत सहम चुकी थी। खौफ के मारे वो मुझे कुछ भी ना बोल सकी। मैं बेखौफ होकर इनके करीब हुआ और चची से कहा कि अच्छा, मुझे अब समझ आई है कि आप किस लिए मुझे अपने घर नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि मेरी मौजूदगी में आप
आसानी से अपनी रातों को हसीन नहीं बना सकती थी। अफसोस, आप तो बहुत ही मनफी किरदार की मालिक निकली। मेरे चचा ने आपको इज़्ज़त और एहतराम से इस घर में जगह दी थी, मगर आपने बदले में क्या किया? इसी मेरे चचा की पीठ में छुरा घोंप दिया। मेरी बात सुन चची अपने खूबसूरत कोरे चेहरे पर आंसू छोड़ते हुए मुझे कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करो। तुम्हें क्या मालूम कि एक जवान औरत की कितनी ज़रूरियात होती हैं। दौलत के अलावा भी औरत को कुछ दरकार होता है, जिससे औरत को तस्कीन मिलती है और राहत मिलती है। और अगर ये सुकून इसे कोई अपना नहीं दे सकेगा तो वह सुकून हासिल करने के लिए कोई ना कोई हाल तो निकालेगी। और चंद घंटों में जो कुछ भी तुमने देखा है वह झूठ नहीं है, लेकिन यह हकीकत भी नहीं है कि वो तुम पूरा सच भी नहीं देखा है। मैं तुम्हारी चच्ची हूँ, मुझे अच्छे बुरे की बहुत अच्छी तरह तमीज़ है, लेकिन इंसान कब तक अपने जज्बात का गला घोंट सकता है। बिलाखिर एक ना एक दिन तो वो सबक जवाब दे ही जाता है। और हाँ, एक बात तुम अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, जो कुछ तुमने देखा है ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहना चाहिए। ख़बरदार, अगर तुमने इस बारे में किसी के आगे ज़बान खोलने की ज़रूरत भी की तो मैं तुम्हें आग भगोला होकर दबी हुई आवाज़ में चच्ची से कहा कि आप मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैंने न सिर्फ चचा को इस हकीकत से आगाह करूँगा, बल्कि आपकी बेटी को भी सब कुछ बता दूँगा। इन लोगों को भी तो इल्म होना चाहिए कि रात के अंधेरे में किसी इंसान की बाहों में क्या गुल खिलाती रहती हैं। चच्ची फ़ौरन से मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने रूम में ले गई और मुझे बेड पर बिठाकर मेरे कदमों में बैठ गई और हाथ जोड़कर मुझे कहने लगी, देखो तुमने मेरे होने वाले दामाद हो, तुम मेरे शोहर के भतीजे भी हो। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन प्लीज़ तुम मेरी बेटी को कुछ ना बताना। अगर तुमने बता दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। खुदा के वास्ते मेरी इज्जत को ख़राब मत करना। लेकिन मैंने चच्चू के आंसुओं और जोड़ते हुए हाथों को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मुझे आपके रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ, अलबत्ता एक ही सूरत है जिसके ज़रिए मैं आपके राज को राज रख सकता हूँ। चच्ची ने धीमे लहजे में पूछा, बोलो वो क्या है? मैंने कहा कि अगर आप मेरी डिमांड के सामने सर झुका लें और जिस ख्वाहिश का मैं आपके सामने इजहार करूं और आप मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दें, तो तभी आपके राज को अपने सीने में दफन कर सकूंगा। मेरी तमाम बातें सुनने के बाद चच्ची ने मुझे शक भरी निगाहों से देखते हुए फ़ौरन कहा, बताओ तो सही, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर तुम्हारी हर बात मानने को दिलो जान से तैयार हूँ। जो भी है, आखिरकार भतीजे हो तुम मेरे शोहर की। और मेरी चच्ची की बातों पर बहुत हैरत हो रही थी। मैंने कभी भी अपनी चच्ची को इस किस्म की औरत नहीं समझा था, लेकिन जो असल चेहरा आज मैंने चच्ची का देखा था, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। खैर, जब मैंने चच्ची के आगे अपनी ख्वाहिश बयान की तो वह हैरत से खुले मुंह पर हाथ रखे कोई देर फटी आंखों के साथ मुझे खामोशी से देखती रही। फिर मध्यम सी आवाज़ में बोली, तुम ऐसी ख्वाहिश मेरे साथ कर सकते हो? मैंने चच्ची से कहा, कुछ नहीं जानता। जब आप इतना कुछ करके हद पार कर सकती हैं तो फिर आप मुझ पर सवाल ना उठाएं और मुझे अपनी ख्वाहिश की तस्कीन करने दें। न जाने अब कितने अरसे से इस काम में मुलविस हैं, और आपकी होशियारी का आलम भी ये है कि आज तक आपने चच्चा को भी इस काम की भनक तक नहीं पड़ने दी, और ना ही बेटी को। अगर आप तो घर में मौजूद अपनी जवान बेटी की इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं है। अगर वो कभी आपकी गैर महरम की बाहों में देख लेती तो वो क्या सोचती आपके बारे में, और इसकी तरबियत पर क्या असर पड़ता। चच्ची अपनी सफाइयाँ पेश करते हुए मुझे कहने लगी, किस मजबूरी ने इन्हीं ज़िल्लत हासिल करने के लिए मजबूर किया है, लेकिन मुझे इन वजूहात को सुनने और समझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश की तकमील और सिर्फ़ अपना मफाद देखना था। मैंने देख लिया था कि चच्ची बहुत जवान और हुस्न की परी है और अपनी इस हसीन जवानी के हाथों मजबूर होकर ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, और मैं इस हुस्न की गाढ़ का मीठा पानी पीना चाहता हूँ। स्टार चच्ची ने मजबूरी की बिना पर मेरी शर्त कबूल करी, और चच्ची की जो चीज़ चाहता था वो मुझे मिल गई थी। वो भी इस वक्त तक मिली जब तक मैं थक कर चूर नहीं हो गया। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि दुनिया वाकई बहुत हसीन और पुरलुत्फ़ है। इसीलिए तो इंसान दुनिया के बहकावे में आकर आखिरत को भिला बैठता है। लेकिन चच्ची का ये वहम था कि इस बार एक ही बार मुझे पूरी तरह खुश करके इनकी जान छूट जाएगी। लेकिन मैंने इस दिन के बाद हर रात ही चच्ची को ब्लैकमेल करके ख़ुद को सुकून देना शुरू कर दिया था। मैं तो बस चच्ची का ही दीवाना होकर रह गया था, क्योंकि चच्ची जिस महारत से मुझे दिली तौर पर मुकम्मल मुतमईन किया था, इससे साफ ज़ाहिर होता था कि चच्ची का इस काम में बहुत तजर्बा हो चुका था।
लेकिन अब वो बड़ी शिद्दत से चचा की वापसी का इंतज़ार करने लगी थी ताकि वो वापस आए तो मैं अपने घर का रुख करूं। लेकिन जब चचा वापस आए तो आते ही मैंने इनसे इसकी बेटी और अपनी शादी की बात की और साथ ही मैंने ये भी कह दिया कि मेरा तो अब आपके घर से जाने को दिल ही नहीं चाहता। उधर अपने घर अकेले रहकर मेरा दम घुटता है। ये सुनकर मेरे चचा कहने लगे, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तुम शादी के बाद हमारे घर ही रहो। हमारी इकलौती बेटी है और तुम्हें घर दामाद रखने में मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि ऐसा करने से तो हमारा घर खुशियों का गहवार बन जाएगा। हमारी फैमिली तो पहले ही तुम्हें अपने साथ एडजस्ट कर चुकी है। मैंने भी फ़ौरन हामी भर ली, मुझे भी घर दामाद बनने में कोई एतराज़ नहीं। जबकि चची इस फैसले की मुखालफत करती रह गई।